दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और हाजिर हूं मैं आप लोगों के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों कई बार समाज में कुछ इस तरीके की घटनाएं घटती हैं जिसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि यार ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके बाद में जब हम देखते हैं कि प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में और हमारी जो मीडिया है उसके अंदर जब इन खबरों को पब्लिश किया जाता है तो कहीं ना कहीं जब हम लोग सुनते हैं तो हमें अपने कानों पर यकीन नहीं होता और हम यही सोचते हैं कि यार ऐसा भी हो सकता है। और दोस्तों जो आज की घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, कहीं ना कहीं आप लोग इस घटना को सुनेंगे तो सुनने के बाद आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों क्या हुआ था इस घटना के अंदर, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोग के सामने रखूँगा, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन पूरी डिटेल में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो दोस्तों मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं दोस्तों मैं आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके। दोस्तों जो लोग भी कमेंट्स करना चाहते हैं वो आज के दिन फिर से कमेंट्स कर दीजिए। किसी का बर्थडे है या फिर किसी की सालगिरह है या फिर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो अपना कमेंट्स कर दीजिए और कल के दिन वीडियो में मैं आप लोग के साथ में आप लोग के जो भी कमेंट्स है अपने व्यूअर्स के साथ में शेयर करूँगा। और कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे उनके कमेंट्स में वीडियो के अंत में अपने व्यूअर्स के साथ में शेयर करूंगा। तो जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए हैं वो अंत तक बने रहें। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। तो दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश का एक शहर है बरेली। और दोस्तों इसी बरेली में एक गाँव पड़ता है करेली, और करेली गाँव में एक परिवार रहता है। इस परिवार का जो मुखिया है, इस मुखिया का नाम है उस्मान। इसकी एक पत्नी जिसका नाम मुकेश बानो, बेटा जो कि काम के सिलसिले में हैदराबाद जा चुका है। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा हैदराबाद जा चुका है और जो बेटी है इस बेटी का नाम है उस्मा। अब दोस्तों उस्मान ने अपनी बेटी उस्मा का नाम अपने ही नाम के ऊपर रखा था क्योंकि वो अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। बेटी की उम्र 18 साल। और दोस्तों ये जो कहानी है ये शुरू होती है 19 अगस्त 2020 से। शाम का लगभग 9 बजे के आसपास का समय था और उस समय उस्मान अपने एक दोस्त कौसर को लेकर करेली के ही एक ढाबे पे पहुंचता है और वहां पर ये दोनों बैठकर शराब पीते हैं क्योंकि दोनों ही शराब के आदी थे। तो खूब ज़्यादा शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद में ये अपने घर चले जाते हैं। कौसर ये अपने घर चला जाता है, उस्मान अपने घर आ जाता है क्योंकि 10 से 10:30 बजे का समय हो चुका था। इसलिए दोस्तों गांव का ये रिवाज होता है, आमतौर पे आप लोग देखते हैं कि गांव के अंदर लोग जल्दी अपने घरों में चले जाते हैं और जल्दी सो जाते हैं और सुबह को जल्दी उठते भी हैं। लेकिन शहर में इसके उलट होता है। लोग क्या करते हैं कि सुबह 9 बजे उठते हैं, कोई 10 बजे उठ रहा है, कोई 8 बजे उठ रहा है, कोई 7 बजे उठ रहा है। अलग अलग टाइमिंग होती है, अलग अलग सोने की भी टाइमिंग होती है। अब दोस्तों गांव का ये माहौल था तो इसीलिए उस्मान जल्दी अपने घर चला जाता है और उसके बाद में ये शराब के नशे में था इसलिए ये सो जाता है। अब दोस्तों उस्मान सो तो जाता है लेकिन उसी रात लगभग 3 बजे के समय जो उस्मान की पत्नी है जिसका नाम मुकेश बानो, इसके चीखने की आवाज़ आती है। और जब ये चीखती है तो कहीं ना कहीं उस्मान की तुरंत आंख खुलती है और जब इसकी आंख खुलती है तो इतने में आस पड़ोस के जो लोग थे वो भी इकट्ठे हो जाते हैं और सब उस्मान के दरवाजे पे आ जाते हैं। उस्मान जो कि दारू पी के सोया था लेकिन अब इसका जो नशा था ये कुछ हद तक उतर चुका था, इसलिए ये तुरंत गेट खोलता है। लोग घर के अंदर आते हैं लेकिन जैसे ही लोग अंदर का माजरा देखते हैं हर किसी के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल जो उस्मान की बीबी है मुकेश बानो, इसकी गर्दन पर चाकू के 3-4 वार थे और मुकेश बानो डरी हुई, घबराई हुई, सहमी हुई वहाँ पर रो रही थी। अब लोगों ने पूछा कि क्या मामला है, तुम्हारी गर्दन पे ये चाकू के निशान कैसे? तो मुकेश बानो बताती है कि दरअसल मैं सोई थी और उसी समय मुझे ऐसा लगा कि घर के अंदर कोई चोर आया और जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैं देखती क्या हूँ कि जो मेरी बेटी है उस्मा वो सोई हुई है और उसी की चारपाई पर ये जो चोर है ये उसका गला दबा रहा है। और जब उसका गला दबाता है तो मैं विरोध करती हूँ और मेरे विरोध करने के बाद में वो भाग खड़ा होता है, 2-4 बार मेरे ऊपर भी करता है। अब दोस्तों लोग जब उस्मा को देखते हैं तो उस्मा जो है उसके जिस्म में कोई भी हरकत नहीं होती है, यानी उस्मा मृत अवस्था में उस चारपाई पर पड़ी होती है। गांव में दोस्तों जो चारपाइयाँ होती हैं वो लकड़ी की चारपाइयाँ होती हैं, आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा। तो उसी चारपाई के ऊपर उस्मा सोई थी लेकिन अब ये उस्मा, इसके जिस्म में कोई हरकत नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, यानी कि ये मृत अवस्था में पड़ी हुई है। अब दोस्तों गांव वाले तुरंत इस पूरी वारदात की खबर जो है वो गांव के मुखिया को देते हैं और गांव का मुखिया नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है। और जब पुलिस स्टेशन में फ़ोन पहुंचता है तो लगभग 3 से 3:30 बजे का समय रहा होगा। उस समय जो SSI थे वहाँ के खुर्शीद अहमद, ये तुरंत एक्टिव होते हैं और उसके बाद में मौके पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। साथ के साथ जो उस इलाके के SSP थे शैलेश पांडे जी, ये भी तुरंत
अलर्ट हो जाते हैं। उसके बाद में ये कहते हैं कि किला और सीबीगंज की पुलिस थाने की जो भी पुलिस है वो भी वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि रात के 3 बजे का मामला था, तो इसलिए पुलिस भी बहुत ज़्यादा सतर्कता से काम लेती है और पूरी की पूरी टीम जो है पुलिस की वो आखिरकार उस गाँव में पहुँचती है और उस घर का निरीक्षण करती है। अब दोस्तों पुलिस जब उस घर का निरीक्षण कर रही होती है उसके बाद में फॉरेंसिक टीमों को भी बुलाया जाता है और फॉरेंसिक टीमें जो होती हैं वो भी यहाँ पर जांच शुरू करती हैं। और उसके बाद में दोस्तों पुलिस जो होती है वो जो उस्मान है उसकी पत्नी जो है मुकीश बानो उसका बयान लेती है। तो सबसे पहले उस्मान से पूछा जाता है, लेकिन उस्मान जो होता है वो उस रात होशो हवास में नहीं होता है, क्योंकि वो शराब पी के आया था इसलिए वो बेसुध होकर सो जाता है। तो मुकीश बानो अपने बयान में पुलिस को लिखवाती है कि दरअसल रात के समय मैं सोई थी और लगभग 3 बजे के आसपास का समय था। उसी समय मुझे ऐसा महसूस होता है कि घर के अंदर कोई चोर घुस आया है और जब मैं इस चोर को देखती हूँ तो ये ऐसा दिखता है कि जैसे ये मेरी बेटी का गला दबा रहा हो। उस समय मैं विरोध करती हूँ, चीखती हूँ, तो वो जो चोर होता है वो भाग खड़ा होता है। अब दोस्तों मुकीश बानो के पूरे बयान लिखने के बाद में पुलिस उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। डेड बॉडी का पंचनामा करने के बाद में उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उधर पोस्टमार्टम होता है, इधर पुलिस जो है वो अपनी जांच शुरू करती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में चीज़ें साफ़ हो जाती हैं कि जो मुकेश बानो की जो बेटी है उस्मा, इसकी हत्या गला दबा कर की गई है, लेकिन इसके पैरों पे भी नील के निशान हैं। तो पुलिस को कहीं ना कहीं संदेह होता है, क्योंकि जो मुकेश बानो है ये बताती है पुलिस को कि जो व्यक्ति था वो चोर था, जबकि पुलिस उस घर में पूरी जगह देखती है तो कोई भी ऐसा सामान नहीं था जो चोरी हुआ हो। उसके बाद में पुलिस को कुछ और चीज़ें भी थी जो संदिग्ध दिखाई पड़ रही थी। दरअसल उस घर में कोई भी एंट्री ऐसी नहीं थी जो फोर्सफुली हो, और उसके बाद में जो गेट था वो जिस तरीके से खुला होगा उसी तरीके से बंद किया गया है, यानी कि जब गांव वाले आए थे तो गेट भी खुलवाया गया था। तो एक चीज़ तो साफ थी कि जो एंट्री थी वो फोर्सफुली नहीं थी। लेकिन मुकेश बानो पुलिस को बताती है कि जो चोर था वो उस्मा का गला दबा रहा था, लेकिन पैरों पर फिर नील के निशान कैसे पहुंचे, यानी कि कोई और व्यक्ति था जिसने उस्मा के पांव पकड़े थे। यानी पुलिस को कहीं ना कहीं मुकेश बानो के ऊपर शक होता है और पुलिस जब मुकेश बानो से पूछताछ कर रही होती है तो उसी समय जो मुकेश बानो की बातें होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा गोलमोल होती है। इसलिए पुलिस भी हैरान थी, परेशान थी कि आखिर कातिल जो है वो है कौन, और जो दूसरा व्यक्ति था जो गला दबा रहा था वो कौन होगा, और जिसने पाँव पकड़े थे वो कौन होगा। इसलिए पुलिस अपने मुखबिरों को एक्टिव करती है और उसके बाद में दोस्तों एक मुखबिर जो है वो पुलिस को एक सूचना देता है। दरअसल मुखबिर पुलिस को बताता है कि जो उस्मान की पत्नी है मुकेश बानो, इसके जो अवैध संबंध हैं वो इसके ही दोस्त कौसर के साथ में। कौसर ये वही व्यक्ति है जो उस रात उस्मान के साथ में ढाबे पर शराब पी रहा था। अब दोस्तों जब पुलिस ये बात सुनती है तो सबसे पहले मुकेश बानो की कॉल डिटेल निकाली जाती है, और कॉल डिटेल जब पुलिस निकालती है तो पुलिस को पता चलता है कि मुकेश बानो घंटों घंटों तक लंबी लंबी बातें कौसर से किया करती थी। और दोस्तों पुलिस जब ये पूरा मामला देखती है तो पुलिस समझ जाती है कि ये जो पूरा केस है दरअसल ये अवैध संबंधों का है, कोई चोर नहीं था, कुछ नहीं था। अब उसके बाद में दोस्तों पुलिस इन दोनों को अरेस्ट करती है, यानी कि कौसर को भी अरेस्ट किया जाता है, मुकेश बानो को भी अरेस्ट किया जाता है और इन दोनों को लेकर थाने पहुंचा जाता है। और दोस्तों जब पुलिस इन दोनों से पूछताछ करती है तो पहले तो ये लोग पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, बातों को इधर उधर घुमाते हैं, लेकिन उसके बाद में पुलिस जब सख्ती से इन लोगों से पूछताछ करती है तो ये जो लोग हैं ये पुलिस के सामने अपना इकबाल जुर्म कर लेते हैं। और दोस्तों उसके बाद ये जो कहानी बताते हैं, यकीनन इस कहानी को सुनने के बाद में कहीं ना कहीं पुलिस भी हैरान थी, और आप लोग भी जब इस कहानी को सुनोगे तो आप लोग भी हैरान हो जाओगे कि एक ही घर के अंदर आखिर ये कैसे हो सकता है, ये किस तरीके के रिश्ते हैं, और आखिर इस घर के अंदर ये चल क्या रहा था। मुकेश बानो पुलिस को बताती है कि अब से 22 साल पहले उसकी जो शादी है वो उस्मान से हुई थी, और शादी के 2 साल के बाद उन्हें एक बेटा हुआ। बेटे का नाम उमेद। उसके बाद में जब थोड़ा थोड़ा समय गुजरता है तो समय गुजरने के बाद में इन्हें एक बेटी होती है, बेटी जिसका नाम उस्मा। अब इनको बेटा हो चुका था, बेटी हो चुकी थी, और जैसे जैसे थोड़ा और वक्त गुजरता है तो कहीं ना कहीं उस्मान को अपनी पत्नी के चालो चलन पर शक होता है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी का जो नेचर है वो लोगों के साथ में काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक है और उसका चालो चलन ठीक नहीं है। अब ये बातें जब मुकेश बानो को पता चलती हैं तो वो अपनी पति से कहती है कि दरअसल तुम मेरे चरित्र पर शक मत करो, मेरा चरित्र जो है वो एकदम साफ है, कोरे कागज़ के जैसा है, तुम पड़ोसियों की बातों में मत आया करो, तुम अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा रखो। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उस्मान वो समझ चुका था कि उसकी जो पत्नी है उसका चालो चलन ठीक नहीं है, भले ही वो कितनी बातें करे, और इसलिए उस्मान जो है वो अब शराब की तरफ चला जाता है। शराब की तरफ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा शराब पीता है। शराब पीने का इस कदर आदी हो जाता है कि अब जो शराब थी ये इनके रिश्तों के अंदर कड़वाहट पैदा करने लगती है। अब दोस्तों मुकेश बानो
अक्सर उस्मान से कहती है कि तुम शराब छोड़ दो, लेकिन उस्मान जो है वो शराब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। शराब की वजह से जो उस्मान की जिस्मानी हालत थी ये भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी में चली जाती है। शारीरिक रूप से उस्मान जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। अब जब उसके ऊपर इस तरीके की कमज़ोरी हावी होती है तो कहीं ना कहीं जो पति और पत्नी के रिश्ते होते हैं इसमें भी कुछ कमियां आती हैं, और एक तरीके से उस्मान जो है अपनी पत्नी को शारीरिक सुख नहीं दे पाता है जो एक पति एक पत्नी को देना चाहिए। और इसीलिए जो मुकेश बानो है ये पति के सुख से वंचित थी, इसलिए ये हमेशा परेशान रहती थी और हमेशा अपने पति से यही कहती थी कि तुम शराब छोड़ दो। लेकिन जो उस्मान था ये शराब छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए ये अपने बचपन के दोस्त कौसर के साथ लगातार शराब पीने जाता है। कौसर जो कि इसका बहुत अच्छा दोस्त था। अब दोस्तों उस्मान की और कौसर की जब इतनी अच्छी दोस्ती होती है तो कहीं ना कहीं कौसर का जो आना जाना होता है वो उस्मान के घर होता है। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि लोग के बाहर ही कोई दोस्त हो या फिर कोई भी हो उसको अपनी फैमिली के अंदर आने नहीं देना चाहिए। तो आपका बैठने का एक जगह अलग हो कि जहाँ पे आप बैठ सकें, क्योंकि बहुत सारे केसों में ऐसा होता है। अब जब कौसर लगातार उस्मान के घर आने लगा था तब ये अक्सर जो उस्मान की पत्नी है मुकेश बानो उसके साथ में हंसी मजाक करता। कभी कभी ये उस्मान के सामने भी उससे मजाक करता क्योंकि रिश्ता भाभी का। और जब उस्मान के सामने मजाक करता था तो ये जो मुकेश बानो है ये शर्मा के अंदर चली जाती थी। और दोस्तों जब ये कौसर है अक्सर उसको इस तरीके से देखता है क्योंकि उसको जो मुकेश बानो की जो खूबसूरती थी कहीं ना कहीं ये उसका कायल हो चुका था, और इसीलिए ये अक्सर उसको तिरछी निगाहों से देखता भी था, उससे मजाक करने के बहाने ढूंढता था। तो कभी कभी जब उस्मान घर पर नहीं होता ये मुकेश बानो के घर पे आता, उससे हंसी मजाक करता, उससे पूछता कि भाभी आज खाने में क्या बनाया है। और इसी तरीके से ये जो मजाक है ये शुरू हो जाती है। अब दोस्तों जब मजाक शुरू होती है तो उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जब मजाक होने लगी थी तो मुकेश बानो ये भी अब मजाक का जवाब मजाक से देने लगी थी, और उसके बाद में इन दोनों के बीच में जो मजाक का सिलसिला होता है वो शुरू हो जाता है। अब दोस्तों ये धीरे धीरे ये जो मजाक थी ये कब अवैध संबंधों में बदल जाती है किसी को कानो कान खबर नहीं होती। दरअसल एक रोज़ कौसर जो है वो मुकेश बानो के घर एक सूट लेके आता है, सूट जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मुकेश बानो उस समय अपनी चारपाई पे ही लेटी हुई थी। अब मुकेश बानो जब कौसर के हाथ में उस सूट को देखती है तो कहती है कि भाई ये सूट इतना खूबसूरत किसके लिए है। तो जो कौसर है वो कहता है कि खूबसूरत चीज़ें सिर्फ खूबसूरत लोगों के लिए होती हैं। तो कहीं ना कहीं मुकेश बानो हंसने लगती है और कहती है कि भाई वाह कौन है वो खूबसूरत। तो उस समय कौसर कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे सिवा कोई और खूबसूरत नहीं है। तो मुकेश बानो जो होती है वो कहीं ना कहीं शर्मा जाती है, क्योंकि दोस्तों किसी महिला की ऐसी कोई महिला नहीं है जिस महिला की ये आदत ना हो। ये बहुत गंदी आदत है कि जब किसी गैर मर्द से वो अपनी तारीफ सुनती है खासकर अपने सौंदर्य की तो उसको टोकती नहीं है बल्कि अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। और इसीलिए ये जो मुकेश बानो थी ये मुस्कुरा जाती है। तो कौसर उससे कहता है कि ये सूट मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, और उसी बीच में ये कौसर उस सूट को मुकेश बानो को देता है और उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। अब मुकेश बानो कहती है कि मैं तुम्हारे दोस्त की पत्नी हूँ, कुछ तो मर्यादाओं का ख्याल रखो, ये सब ठीक नहीं है। लेकिन कौसर कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम्हारा जो पति है उस्मान वो अक्सर शराब के नशे में रहता है, नशे में धुत रहता है, इसलिए अगर हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो इसमें किसी का क्या जाएगा। और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में मोहब्बत हो जाती है, एक तरीके से अवैध संबंध बन जाते हैं। मोहब्बत का नाम तो कहना यहाँ पे गलत है। अब दोस्तों जब अवैध संबंध एक बार बनते हैं तो ये जो काम है ये रोज़ का हो जाता है। एक बार जब अवैध संबंध बन जाते हैं तो उसके बाद रुकने का नाम नहीं लेते। अब दोस्तों ऐसा करते करते ये जो समय गुजरता है ये तकरीबन 10 साल का गुजर जाता है, और 10 साल तक जो मुकेश बानो है इसके संबंध कौसर के साथ में बनते रहते हैं। और इस बीच जो उसकी बेटी थी उस्मा जब इनके संबंध बनना स्टार्ट होते हैं तो उस समय लगभग 8 साल की थी। लेकिन जब संबंध बनते बनते ये जो समय था इनके अवैध संबंधों का ये 10 साल गुजर जाता है। अब उस्मा जो थी ये 18 साल की हो चुकी थी। अब दोस्तों जब उस्मा 18 साल की होती है तो कहीं ना कहीं कौसर जब उस लड़की को देखता है तो ये एकदम से चक्कर खा जाता है। ये सोचता है कि बेटी जो है वो माँ से भी ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए अब ये बेटी पर गंदी निगाह रखने लगता है। और बेटी पे जब गंदी निगाह रखता है तो पहले तो ये अपनी दोस्त की पत्नी के साथ में इस तरीके का कृत्य कर चुका था, यानी इसने दोस्ती का गला घोटा था। अब ये एक रिश्ते का और गला घोटता है। ये रिश्ता था चाचा भतीजी का। दरअसल उस्मा जो थी वो कौसर को चाचा कह के बुलाती थी। अब कौसर पूरी तैयारी कर चुका था कि उसे किसी भी तरीके से उस्मा को फंसाना है, इसलिए अब ये उस्मा का ख्याल करना शुरू करता है। जब भी घर पे आता तो कभी उसे पैसे देता, कभी उसकी ज़रूरतों की चीज़ें पूरी करता, जो भी उस्मा की डिमांड रहती उसको पूरा करता। दोस्तों आजकल की लड़कियां अगर किसी से
कुछ नीड पूरी होती है, किसी से कुछ पैसे मिलते हैं, तो लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और दोस्तों उस्मा जो है ये इसी तरीके से उसके बातों में आने लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं उस्मा को ये भी पता था कि जो उसकी माँ है मुकेश बानू, उसके अवैध संबंध कौसर के साथ में है। दरअसल मैं आपको बताऊं, कौसर जो है वो उस्मा की माँ मुकेश बानू से 4 साल छोटा था और देखने में काफ़ी ज़्यादा यंग भी था। इसलिए जो कौसर था ये अच्छी तरीके से जानता था कि इसको किस तरीके से जाल में फंसाना है। अब दोस्तों ये उस्मा को रिझाने की कोशिश करने लगता है और कहीं ना कहीं इस सब में कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि जो उसने उस्मा की माँ के साथ किया था वही वो उस्मा के साथ करने लगता है। लेकिन यहाँ पर ये उस्मा को एक और वादा करता है। ये उस्मा से कहता है कि दरअसल वो उससे निकाह करना चाहता है, शादी करना चाहता है। उस्मा भी कहीं ना कहीं इसके झांसे में आ जाती है। और उसके बाद में दोस्तों धीरे धीरे 1 साल का और समय गुजर जाता है। जब 1 साल का समय गुजर जाता है तो उस्मा अब कौसर से कहती है कि उससे शादी करो, उससे निकाह करो। लेकिन कौसर जो कि शादी कर नहीं सकता था, क्योंकि जो पूरा प्लान बनाया था उसने वो कुछ और था। दरअसल कौसर पहले से ही शादीशुदा था और इसके 2 बच्चे भी थे। अगर वो अब शादी करेगा तो समाज इसको किस तरीके से एक तरीके से अपनाएगा और उसकी जो समाज में बदनामी होगी वो अलग से, पति पत्नी का जो रिश्ता है वो बिगड़ेगा। 2 बच्चे भी हैं, तो कौसर के लिए सब कुछ आसान नहीं था। इसलिए कौसर का शादी करने का कोई भी मूड नहीं था। अब दोस्तों उस्मा जो है कौसर के ऊपर लगातार शादी का प्रेशर बना रही थी। लेकिन कौसर जो है ये पूरा प्लान करके बैठा हुआ था कि वो एक झांसा है जो देकर इन दोनों माँ बेटियों को इस्तेमाल कर रहा है, शादी उसे करनी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं कौसर भी अब परेशान था। इधर इन सब बातों का पता जो है वो उस्मान की जो पत्नी है मुकेश बानो, यानी उस्मा की जो माँ है, उस सबको जब इस बारे में पता चलता है तो वो सोचती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। और वो इस बात का विरोध भी करे, लेकिन विरोध करे तो करे कैसे, क्योंकि बेटी को भी सब पता है कि कौसर के जो संबंध हैं पहले माँ के साथ भी रह चुके हैं। इसलिए जो उस्मा की माँ मुकेश बानो है ये एक तरीके से बन चुकी थी, मुंह पर ताला लग चुका था, हाथ बन चुके थे। क्योंकि अगर माँ बेटी लड़ेंगी तो इस बात की खबर जो है वो उस्मान तक जाएगी। अब उस्मान एक का पति है और एक का बाप है, अगर ये सारी बातें पता चलेंगी तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए एक दिन मुकेश बानो उस्मान के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम शराब पीना छोड़ दो, और तुम मुझ पर अक्सर शक करते हो और इस वजह से शक करते हो क्योंकि कौसर हमारे घर आता है। तो मैं तुमसे आज कहती हूँ कि कौसर का हमारे घर पे आना जाना बंद करा दो, क्योंकि उसी की वजह से हमारे रिश्तों के अंदर खटास आ रही है। अब दोस्तों उस्मान जो है इसके पीछे की वजह पूछता है। उस्मान कहता है वो मेरा दोस्त है। लेकिन जो मुकेश बानो है ये कहती है कि अगर तुम उसके साथ में बैठकर शराब पियोगे तो तुम दूसरों की बातों में ज़्यादा आओगे और इसी वजह से जो हमारा रिश्ता है ये ख़राब हो रहा है। अब दोस्तों उस्मान जब अपनी पत्नी के द्वारा ये बातें सुनता है तो कहीं ना कहीं उसे अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा होता है और उनका एक तरीके से जो बिगड़ा हुआ रिश्ता था ये थोड़ा सा मजबूत होता है। अब ये दोनों पति पत्नी करीब आ जाते हैं और इन दोनों पति पत्नी के बीच में सुलह हो जाती है। और उधर जो उस्मा है ये लगातार कौसर के ऊपर निकाह का दबाव बना रही थी, इसलिए कौसर जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। अब कौसर सोचता है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसलिए ये एक प्लान बनाता है और प्लान के मुताबिक ये जो मुकेश बानो है इसकी जिससे पहले इसकी माँ से जो अवैध संबंध थे, इसलिए ये मुकेश बानो को भी अपने प्लान में शामिल करता है और उससे कहता है कि दरअसल वो मुकेश बानो से निकाह करना चाहता है, लेकिन इस सब के बीच में उसकी बेटी आ रही है। उसकी बेटी ने कौसर को फंसा लिया है और मैं चाहता हूँ कि मुकेश बानो मेरे रिश्ते तुम्हारे साथ अच्छे हो जाएं। ऐसी बातें कौसर मुकेश बानो से करता है। अब कहीं ना कहीं मुकेश बानो जब कौसर के मुंह से ये बातें सुनती है तो कहीं ना कहीं अभी भी उसके दिल के अंदर कौसर के लिए जगह थी, इसलिए मुकेश बानो भी उसके झांसे में आ जाती है। अब ये दोनों बैठकर एक प्लान बनाते हैं। अब दोस्तों ये दोनों जो प्लान बनाते हैं वो ये होता है कि क्यों ना उस्मा को ही रास्ते से हटा दें, और आज ही रात उस्मा को रास्ते से हटा देते हैं। और प्लान के मुताबिक जो कौसर है उसको उस्मान को शराब पिलाना है और उसके बाद में दोस्तों कौसर जो है ये उस्मान को शराब पिलाने के लिए ले जाता है, काफ़ी ज़्यादा उससे शराब पिलाता है। जब उस्मान शराब के नशे में धुत हो जाता है तब ये उसको उसके घर छोड़ता है और उधर जो मुकेश बानो थे ये सोने का नाटक करने के लिए सोने चली जाती है। उधर उसकी जो बेटी है उस्मा ये अपने पलंग पर सो जाती है, लेकिन मुकेश बानो ने इस रात दरवाज़ा बंद नहीं किया था। उस्मान बाहर शराब के नशे में सो गया था और माँ बेटी जो है वो अंदर सो रही थी। और उसके बाद में लगभग रात के 3 बजे 19 अगस्त 2020 रात के 3 बजे कौसर जो है घर के अंदर आता है और जहाँ पर उस्मा सोई थी वहीं पर उसके गले में जो दुपट्टा था उससे ही उसका गला दबाने लगता है। लेकिन ये जो माँ थी ये माँ कौसर का साथ देने के लिए अपनी ही बेटी के पाँव पकड़ती है और कौसर जो है उसका गला दबाता है। और दोस्तों जब ये हाथ पकड़ती है और पैर पकड़ती है तो उसी समय पुलिस जब उसकी डेड बॉडी पर ये निशान देखती है वो तुरंत समझ जाती है कि जो हत्या है ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं की है, यानी मुकेश बानो झूठ बोल रही है।
और इसी वजह से पुलिस को शक भी हुआ था, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही समय पर गला, हाथ, पैर को काबू नहीं कर सकता। ज़रूर से ज़रूर इसमें कोई 2 व्यक्ति हैं और घर में कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं होती है, तो पुलिस को शक होता है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरा खुलासा दोनों पुलिस के सामने करते हैं तो पुलिस भी हैरान होती है। जो आस पड़ोस के लोग सुनते हैं वो भी हैरान होते हैं कि अवैध संबंधों में कोई इतना गिर सकता है कि अपनी बेटी की ही जान ले सकता है। और दोस्तों, उसके बाद में इन दोनों को सलाखों के पीछे भेजा गया। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों, अब वक्त होता है आप लोग के कमेंट्स पढ़ने का। जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए हैं उनके कमेंट्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हमारी वीडियो पे जो पहला कमेंट्स आया है, ये कमेंट्स आया है मोहम्मद रफ़ीक का, और ये कहते हैं कि सर, मैं आपका वीडियो सऊदी अरब से देखता हूँ, प्लीज़ मेरा नाम ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। तो भाई मोहम्मद रफ़ीक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी वीडियो को देखते हैं, सऊदी अरब से देखते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला कमेंट्स आया है, आई एम फ्रॉम नेपाल, लिसन फ्रॉम मलेशिया। तो इनका नाम है दीपक यादव, और ये हमारी कहानी जो है मलेशिया से सुनते हैं। तो भाई दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी कहानी को मलेशिया से सुनते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स आता है, ये कमेंट्स है अंकित राज का। अंकित राज कहते हैं कि सर, ऐसे ही मेहनत करते रहिए और अच्छा कहानी सुनाते रहिए। तो जो भी क्राइम होता है और ज़्यादातर जो ज़्यादा चर्चित कहानियाँ हैं, वो सारी की सारी मैं आप लोगों के साथ में लेके आ रहा हूँ, ताकि आप लोगों तक वो कहानियाँ पहुँचें, आप समझ पाएँ कि किस तरीके से इन लोगों ने क्राइम किया और इंसान क्राइम से किस तरीके से दूर रह सकता है। उसके बाद में अभिमन्यु पांडे लिखते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभिमन्यु पांडे जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारी वीडियो पे कमेंट किया, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, ये कमेंट्स है अतुल गौर का। ये लिखते हैं कि प्राखर का डुप्लीकेट। तो बहुत अंतर है मेरे भाई, प्राखर सर एक बहुत बड़े हैं और मैं एक बहुत छोटा सा आदमी। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, ये है सुनील जाखर, और ये लिखते हैं कि सुनील चौधरी मेरा नाम है और मैं सेंट्रल जेल बीकानेर से, राजस्थान से हूँ। तो भाई सुनील चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरी वीडियो पे कमेंट्स किया, मुझे इस लायक समझा। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, उसका कमेंट्स है कि भाई आज पता चला मैट्रिक पास 12th को कहते हैं। तो मैंने इसमें रिप्लाई भी किया था कि वो बाई मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया था, 10th पास को ही मैट्रिक पास कहते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों से बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद में रज़ा अहमद हैं, ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ में कहानी सुनाने में ऐसा लगता है कि जैसे शम्स ताहिर खान साहब की आवाज़ में कहानी सुन रहे हो। तो भाई राज़ी अहमद, जो शम्स ताहिर खान है एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, मैं उन तक तो कभी पहुंच नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोगों का जो प्यार है इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और आप लोग के जो कमेंट्स हैं, इतनी रिस्पेक्ट से आप लोग कमेंट्स करते हैं, तो बहुत खुशी होती है दिल से, और आप लोग ऐसे ही कमेंट्स करते जाइए। उसके बाद में जो कपशिर हैं, एक कापिशिर नाम से इनकी आईडी है, और लिखते हैं सर आप बहुत अच्छा कहानी सुनाते हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ऊपर से जो अगले कमेंट्स हैं, ये हैं देव कुमार, ये लिखते हैं कि सर आप मेरा नाम नहीं लेते क्यों, मैंने आपकी कल भी कमेंट्स किया था। तो देव कुमार जी, हो सकता है कि बाई मिस्टेक कमेंट्स रह गया हो, लेकिन मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने आज भी कमेंट्स किया और मुझे याद दिलाया। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आगे से इस तरीके की गलती शायद नहीं होगी। उसके बाद में हैप्पी है, ये लिखते हैं बहुत पुरानी कहानी है भाई, क्राइम हुआ था तो मैंने सोचा कवर करूं, हो सकता है कि आपने पहले ये कहानी सुन ली हो। उसके बाद में रोमियो हैं, और ये लिखते हैं आई एम फ्रॉम नेपाल, लिसनिंग फ्रॉम यूके। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट है, ये है मंदिर मार्क करके इनकी आईडी है, और ये कहते हैं लगे रहो साबिज भाई, आप पहले भी अचीवर थे, आगे भी अचीवर बनोगे। कमल उप्रेती, हल्द्वानी, उत्तराखंड। तो भाई उत्तराखंड से हैं आप, बहुत अच्छी जगह है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने हमारे बारे में जो भी विचार अपने रखे हैं ये बहुत अच्छे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और आपने हमारी वीडियो पे कमेंट्स किया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, ये है भूप सिंह का, और ये लिखते हैं आप कहाँ से कहानी सुनाते हो भाई, आपकी आवाज़ बहुत मीठी है। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें इस तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, ये है मिनकार की करके इनकी आईडी है, और ये लिखते हैं गेट वेल सून सर। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, यह सुनील त्यागी नाम से आईडी है, और ये लिखते हैं कहानी सुनाने का जो तरीका है ये बहुत अच्छा है। रेनू सुनील त्यागी, सियाना, बुलंदशहर से। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी कहानी को सुनते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, ये कमेंट्स किया है यहाँ पे इरा नाम की आईडी है, और ये लिखती हैं कि आपकी वॉइस में नो डाउट बहुत प्यारी है,
बट आप थोड़ा ध्यान दें तो आप जल्दी से बोलने में कुछ ना कुछ वर्ड्स गलत बोल देते हैं। और बाकी आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं, हम आपको उसी जगह देखना चाहते हैं जहां आप पहले थे। और गलतियां सबसे होती हैं और शायद मैं भी कहीं ना कहीं गलत हो सकती हूँ, ये मेरी बात सही ना लगे तो माफ़ी चाहते हैं। एंड प्लीज़ इस चैनल की इंस्टा आईडी प्रोवाइड करिए ताकि लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। तो मैंने इंस्टा आईडी जो है वो प्रोवाइड की है, आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। लेकिन आज के दिन मैं वीडियो के शुरू में ही अपनी इंस्टा आईडी मेंशन कर चुका हूँ, तो उस इंस्टा आईडी को आप देख लेना। आपकी जो बात है बिल्कुल सही है कि जल्दबाजी में कुछ वर्ड गलत हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये जादू नाम की आईडी है। और सर आपने जो कहानी सुनाई है ये बिहार के अररिया ज़िले की है, मैं भी वहीं का हूँ। तो भाई हो सकता है कि आप लोगों तक ये घटना ना पहुँची हो, लेकिन ये घटना जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चित रही थी। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये मनोज गोदर करके है। सर आप स्टोरी बहुत अच्छी लाते हो, बताने का जो अंदाज़ है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है हमको। ठीक है भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जाहिद लिखते हैं, ब्रो मैं काठमांडू नेपाल से हूँ, आपकी स्टोरी डेली देखता हूँ, अंदाज़ बहुत अच्छा है आपका। तो जाहिद जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगले जो व्यूवर्स हैं ये लिखते हैं, कानपुर EVS में बर्रा में 7 नंबर के ब्लॉक में राजीव कोचिंग सेंटर के पास चौराहे पर रहने वाले डॉक्टर के एक पंडित की लड़की ने उसका प्राइवेट पार्ट काट कर उसको कोरियर किया। तो शायद मैंने ये कहानी कवर की है, आप मेरे चैनल पर एक बार जाके चेक कर लेना। तो भाई ये थे आप लोग के कमेंट्स, और आप लोग के कमेंट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। अगर किसी का कोई कमेंट्स मिस हो गया हो तो वो कल के दिन फिर से मुझे याद दिला दे, मैं उसके कमेंट्स कवर करूँगा। कई बार ऐसा होता है जो हमारे यूट्यूब का स्टूडियो होता है वहाँ पर कमेंट शो नहीं करते, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ जैसे आप लोग कमेंट्स मेरे सामने आते हैं मैं उन पे अपना जो व्यू है और अपने व्यूअर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करता हूँ। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और कहाँ से हमारी कहानी को देखते हैं वो भी लिखिएगा। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और वीडियो में किसी और क्राइम कहानी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।